हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पर स्वागत करता हूं। ये क्लासेस डेली बेसिस पे रात में 8 बजे होती है। यहाँ पे जो आपको कवर कराया जाता है वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पीसीएस एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे बाइलिंगुअल्स में यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे कवर कराया जाता है। इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा और हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझते हुए चलिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पे डिटेल्ड बेसिस में यहाँ पे सारे टॉपिक जो है वो इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको कवर कराए जाते हैं, ताकि एक बार अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें तो आपको दोबारा कभी कहीं कोई दूसरे सोर्स से आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत बारीकी से समझिएगा, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में रहेगा, अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो न्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो बिहार से रिलेटेड है। बिहार में पटना के पास यहाँ पे सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ देखने को मिलेगा और ये इंडिया का पहला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो एनडीआरएस के द्वारा, एनडीआरएस जो है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है पटना में, जो कि कहाँ पे है, बिहार में। ये जो रिसर्च सेंटर है ये बेसिकली क्या किस लिए स्थापित किया गया, ताकि गैंगेटिक डॉल्फिन्स को हम क्या कर सके, स्टडी कर सके, जिसको लेकर के यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्च का एक गैदरिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जो अपना यहाँ पे काम कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे गैंगेटिक डॉल्फिन के ऊपर। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। यहाँ पे एक तरह से क्या है, जो जो जितने भी गैंगेटिक डॉल्फिन है उसको कंजर्व करने को लेकर के यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, उनके प्रयासों को और अच्छे से इनिशिएट आप देख सकते हैं जो यहाँ पे किया गया एक एफर्ट आपको देखने को मिलेगा कंजर्व करने को लेकर के गैंगेटिक डॉल्फिन को, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो ये आपका इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं भारत का ये आपका राष्ट्रीय जलीय जीव है और ये सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक आपको यहाँ पे बिहार में देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे इस तरह की डॉल्फिन आपको जनरली देखने को मिलेगी जो पाई जाती है, तो नेपाल देख सकते हैं, भारत देख सकते हैं, बांग्लादेश की गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना में आपको ये देख सकते हैं और कर्णफुली सांगू नदी में यहाँ पे इनकी प्रजाति जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। अगर हम स्टेटस की बात करें, प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, तो IUCN के अंतर्गत में इसको लुप्त प्राय कैटेगरी में इसको रखा गया है। इसीलिए आज के डेट में ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि हम इसको कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। जिस तरह से हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने एशियाटिक एलिफेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि बक्सा टाइगर रिजर्व में, याद है आप लोगों को, बक्सा टाइगर रिजर्व को लेकर के जो हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया था, वहाँ पे भी पॉपुलेशन को लेकर के डिक्लाइन हो रही है एशियाटिक एलिफेंट को लेकर के। ठीक उसी तरह से यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन को यहाँ पे कंजर्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आज के डेट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में लुप्त प्राय हो रही है, तो हमें इनकी प्रजाति को क्या करना है, कंजर्व करना है, ताकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ना जाए, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट हम लोगों ने कल के डेट में कवर किया था। ठीक है, वन जीवन अधिनियम की बात करें तो इसको 1972 के अंतर्गत इसको शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको शेड्यूल 1 में इसको रखा गया और साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसिस के अंतर्गत इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन स्टेटस है, याद रखिएगा। ये सारे इनिशिएटिव इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि हम एक तरह से के गैंगेटिक डॉल्फिन्स को हम क्या कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सके, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। की फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो डॉल्फिन के द्वारा जब वो सांस लेती है तो उनके द्वारा एक साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। उस साउंड को जनरली लोकल भाषा में क्या कहते हैं, सूसू के नाम से जाना जाता है। ये जनरली क्या होती है, ये जनरली ब्लाइंड होती है, अंधी होती है और इको लोकेशन की मदद से वो अपने शिकार को क्या करती है, डिटेक्ट कर पाती है। इको लोकेशन क्या होता है, इको लोकेशन मीन्स ये अपने अल्ट्रासाउंड वेव जो है, अल्ट्रासाउंड ये ध्वनि जो है वो उत्सर्जित करती है, जिसके थ्रू ये वेव जो है वो प्रे के साथ स्ट्राइक करके वापस रिटर्न बैक आता है, बाउंस बैक आता है इसके पास, जिसके थ्रू ये पता लगा पाता है कि सामने जो है इसका शिकार है, और फिर ये अपना क्या करती है, दिमाग में एक छवि देखने में इसको मदद मिलता है और अब वो अपना फिर शिकार करती है। ठीक है, अकेले या छोटे समूह में जनरली ये गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। आमतौर पर माँ और बछड़ा एक साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यात्रा करते हैं एक साथ, माँ के साथ उसके, माँ और उसका जो बेबी है वो एक साथ आप इसको देख सकते हैं, एक साथ जनरली ये एक साथ ट्रैवल करते हैं। छोटे ग्रुप्स में जनरली ये आपको ट्रैवल करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर मैं कैटेगरी वाइज की बात करूँ तो यहाँ पे मेल्स के कंपैरिजन में जो साइज़ होता है फीमेल्स का वो ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा, और ये 2 से 3 साल में एक बर्थ जनरली ये देते हैं।
एक बच्चे को जन्म देते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं गैंगेटिक डॉल्फिन्स को लेकर के। अगर एरिया की बात करें तो 4525 स्क्वायर मीटर में ये आपका फैला हुआ है। इसमें जो लागत लगा है वो 30 करोड़ का लागत लगा है, और यहाँ पे 23 करोड़ का यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। कहाँ पे ये देखने को मिलेगा? पटना लॉ कॉलेज के पास में आप ये देख सकते हैं। G+2 बिल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लाइब्रेरीज ये सारे आप देख सकते हैं, ये सारे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी तक जो वर्क डन हुआ है यहाँ पे, फाउंडेशंस की वर्क डन कंप्लीट हुई है, पाइलिंग वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और ये सारे फ्लोर वगैरह जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जबकि वर्क जो स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2022 में हुआ था, आज के डेट में इसका उद्घाटन हो गया है। कहाँ पे? बिहार के पटना में। क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करने को लेकर के? देखिए यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा डॉल्फिन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने को लेकर के यहाँ पे लिए जा रहे हैं हमारे भारत में। पहला तो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो कि 2021 में स्टार्ट किया गया है। इसके तहत भी डॉल्फिन को कंजर्व करने को लेकर के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा। प्रोटेक्टेड एरिया आप देख सकते हैं, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा बिहार में। वो भी एक तरह से क्या है, ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने को लेकर के उनका हैबिटेट आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर्यावरण आपको संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ डॉल्फिन दिवस यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसको मनाया जाता है, जो कि 5 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है। इसके साथ साथ 2022 से 2047 तक एक एक्शन प्लान यहाँ पे डेवलप किया गया है, ताकि हम क्या कर सके, रिवर के डॉल्फिन को एक तरह से हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पे डिक्लेरेशन भी दिया गया है, डॉल्फिन को वैश्विक लेवल पे घोषणा भी की गई है, नदी वाले जितने डॉल्फिन हैं उसको कंजर्व करने को लेकर के। तो ये सारे पहल हैं जो कि इनिशिएटिव यहाँ पे लिए जा रहे हैं, क्या करने को लेकर के, डॉल्फिन को संरक्षित करने को लेकर के। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये आपका पहला न्यूज़ था। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और वापस से देख लीजिएगा, हर एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। ठीक है, बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अपकमिंग बिहार के से रिलेटेड जो भी पेपर देने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपका किस लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको पहला एशिया का ये पहला आपको देखने को मिलेगा गैदरिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का गैंगेटिक डॉल्फिन को अध्ययन करने को लेकर के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पहला न्यूज़ था, अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी 3 डिग्री तापमान बढ़ने की वजह से हिमालय के 90% हिस्से को इस साल भर सूखे का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। उसको लेकर के एक स्टडी के थ्रू जो रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है, देख सकते हैं अभी जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था जहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे क्या करना था, मेंटेन करना था उसको, लेकिन जिसके वजह से यहाँ पे 3 डिग्री तक का तापमान जो है बढ़ गया है, जिसके वजह से ड्राउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी से रिलेटेड यहाँ पे हिमालयन ड्राउट में यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च के थ्रू ये पता चला है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसीबतें, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना यहाँ पे मानव को, यहाँ पे ह्यूमन को करना पड़ेगा। ये जो रिसर्च हुआ है ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के द्वारा यहाँ पे किया गया है, जहाँ पे रिस्क को हाई बताया गया है वार्मिंग लेवल इंक्रीज होने की वजह से। यहाँ पे कौन कौन देशों के द्वारा यहाँ पे स्टडी किया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया एंड घाना, इनके द्वारा यहाँ पे अध्ययन किया गया। और इसमें बताया गया है कि ये 3% जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये 3% जो तापमान जो बढ़ा है उसको लेकर के क्या क्या रिस्क जो बढ़े हैं उसको लेकर के यहाँ पे बताया गया है। इसमें हाईलाइट किया गया है कि इसमें किन किन चीज़ों की वृद्धि होगी, किन किन चीज़ों के नुकसान जो है वो हम बढ़ते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूखे बढ़ेंगे, बाढ़, फसल की उपज में गिरावट देखने को मिलेगा, जैव विविधता के नुकसान यहाँ पे बढ़ते जोखिमों को यहाँ पे क्या करता है, उजागर करता है। यहाँ पे स्टडी के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से ये सारी बातें यहाँ पे निकल करके आ रही है रिपोर्ट के अंतर्गत। यहाँ पे 3-4 डिग्री सेल्सियस का परागण आधा हो सकता है, देख सकते हैं 3-4 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पे जो है पॉलिनेशन यहाँ पे हाफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम सेल्सियस की बात करें, जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर रहता है तो 1/4 कमी जो है वो आ सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल 3-4 डिग्री सेल्सियस में अभी जो पॉलिनेशंस आपको देखने को मिलेगा वो लगभग हाफ आप देख सकते हैं, जिसमें फसल की उपज में यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रख सकते हैं, इस रिपोर्ट के अध्ययन के अकॉर्डिंग ये बातें यहाँ पे निकल करके आ रही है। ठीक है,
इसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम लोग बात करें तो खेती में सूखे का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा, और लास्ट 1 साल में, जो कि 1 साल तक रहेगा, ये अगर 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो बना रहा तो उसके अंतर्गत यहाँ पे ये बात कही जा रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाता तो समुद्र के स्तर में वृद्धि से होने में आर्थिक क्षति धीमी गति से बढ़ने का अनुमान होता। अब 1.5 डिग्री पेरिस कन्वेंशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना था ग्लोबल वार्मिंग को, लेकिन ये बढ़ करके 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसके वजह से समुद्री स्तर जो पहले कम लेवल पे बढ़ता अब वो बहुत तेज़ी से, लगभग दुगनी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ेगा, जिसको लेकर के और खतरा जो कोस्टल एरियाज़ वाले कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं COP21 में भी ये सारी बातें डिस्कस की गई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था 2021 में। उसके अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहला जो लैंड था जो कि डूबने वाला है वो बेसिकली जकार्ता है, ठीक है, इंडोनेशिया का, जिसके वजह से उसके कैपिटल को अभी शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ पे, नूसंतारा। अगस्त 2024 में आप देख सकते हैं नूसंतारा नया कैपिटल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कब होती जब 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर मेंटेन रहता तो, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें जो है वो बढ़ गई है, यानी बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो है जो समुद्री स्तर है वो और तेज़ी से यहाँ पे बढ़ेगा, जिसकी वजह से और नुकसान यहाँ पे आप देख सकते हैं वो देखने को मिलेगा। वर्तमान अगर नीतियों के बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि यहाँ पे जब हुई है वो पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए मजबूत प्रयासों को आवश्यकता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टडी यहाँ पे किया गया है ये क्लाइमेट पॉलिसी को यहाँ पे बताया गया है, पेरिस एग्रीमेंट को लिमिट जो करता है, एक तरह से क्लाइमेट के रिस्क को ये क्या करता है, फैलाता है। फोकस यहाँ पे 6 कंट्री को लेकर के किया गया था, लेकिन ऐसा और भी इश्यूज आपको दूसरे देशों के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे 6 कंट्री के द्वारा इसका स्टडी किया गया, लेकिन 6 कंट्री के अलावा भी बाकी देशों के द्वारा भी इन सारे मुद्दों को यहाँ पे उठाया गया है। तो देख सकते हैं, तो ये सारे चीज़ें हैं जो अभी आपको देखने को मिलेगा स्टडी के अंतर्गत। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो निकल करके आ रहे हैं, और ये जो 3 डिग्री जो सेल्सियस जो बढ़ा है उसके अंतर्गत ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे हम लोगों को फेस करने को देखने को मिल सकते हैं अगले 1 से 3 साल के अंतर्गत। तो उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ था। आई होप ये वाला पोर्शंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और अच्छे से कवर कीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो कि ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा यहाँ पे इस सारी बातें बताई गई हैं। तो देख सकते हैं 8 कंट्री के द्वारा स्टडीज़ भी किया गया था, जिसको लेकर के ड्राउट के रिस्क को यहाँ पे बढ़ते हुए बताया गया है। फ्लड के यहाँ पे लेवल जो है, फ्लड का रिस्क भी यहाँ पे इंक्रीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और फसल की जो उपज है, जो प्रोडक्शन है, उसमें भी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। खास करके जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो भी आपको इस ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलेगा। इन 8 देशों के द्वारा ये भी अध्ययन किया गया और इसी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, ठीक है। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ था। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ये इस इनिशिएटिव का नाम है क्वीन ऑन द व्हील। क्वीन ऑन द व्हील आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया ताकि यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को और यहाँ पे क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें स्टेट लेवल पे, ताकि एक तरह से वुमेन ट्रैवलर्स को यहाँ पे एम्पावर किया जा सके। उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। आगामी आने वाले टाइम पे यानी आप देख सकते हैं इसका जो एंड होगा इस ओकेजन का, ये जनरली 8 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। 8 मार्च को क्यों इसका एंड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश के द्वारा ये जो फ्लैग ऑफ किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पे वुमेन सेफ्टी को लेकर के यहाँ पे कंसीडर किया जा सके, टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग देखें, इसका एम इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है ताकि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। मध्य प्रदेश एक तरह से ये इन चीज़ों को बढ़ावा इसलिए दे रहा है ताकि एक तरह से सेफ स्टेट कंसिडर कर सके वुमेन के लिए। उसी को लेकर के यहाँ पे ये जो है इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया 25 वुमेन बाइकर्स के द्वारा, जो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करती है। इसके अंतर्गत ये 25 महिला के अंतर्गत एक ब्राज़ीलियन राइडर भी आपको देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली नागपुर की रहती हैं, नागपुर के रहने वाली है। उन्होंने वो भी बेसिकली इस टूर का पार्ट है, ठीक है। इसका एम क्या है, इसका एम यहाँ पे है ताकि डेस्टिनेशन को यहाँ पे एम्पावर किया जा सके महिला ट्रैवलर्स के द्वारा, और एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर सके,
टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अब ये जो रूट है, ये किन किन रूट्स में ये लोग बेसिकली विजिट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये स्टार्ट करेंगे चंदेरी से उसके बाद फिर ये कुन्नू नेशनल पार्क जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोग विजिट करेंगे। फिर वहाँ से फिर ग्वालियर से ओरछा से खजुराहो, ये सारे रूट में इनके द्वारा ये एक्सपीरियंस किया जाएगा ब्यूटी को, और प्लेसेस में जो सारे सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको यहाँ पे इनके द्वारा विजिट किया जाएगा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सेफ्टी प्रिकॉशंस भी रखे गए हैं। जिन जिन रूट्स के थ्रू ये लोग बेसिकली गो थ्रू करेंगे, वहाँ पे सपोर्ट व्हीकल्स आपको देखने को मिलेगा, एम्बुलेंस देखने को मिलेगा। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आपको जो इन एक्टिविटी आप नहीं देख सकते। इंश्योरेंस भी इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया पार्टिसिपेंट्स लोगों को, और रूट को पूरी तरह से चेक किया गया है। इन केस ऑफ इमरजेंसीज में जो भी सपोर्ट्स वगैरह होंगे इन 25 वुमेन व्हीकल्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सरकार की तरफ से यहाँ पे इनिशिएटिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये क्वीन ऑन द व्हील को लेकर के। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे मध्य प्रदेश के द्वारा ये इनिशिएटिव यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वीन ऑन द व्हील। याद रखिएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इसका इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ये टूर जो है वो एम कर क्या करता है, मध्य प्रदेश को एक तरह से सेफेस्ट स्टेट के रूप में, एक तरह से सेफेस्ट डेस्टिनेशन फॉर वुमेन ट्रैवलर्स को लेकर के, एंड एक तरह से प्रमोट कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे ये लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा, इस टूर के थ्रू यहाँ पे स्टेट को प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो राइड्स है, ये राइड्स आपके 8 मार्च को कंप्लीट होगी इन 25 वुमेन बाइकर्स के द्वारा। 8 मार्च को इसलिए कंप्लीट होगा क्योंकि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसको सबसे पहले सेलिब्रेट 1911 में यहाँ पे किया गया था क्लैरा जेटकिन के द्वारा, जो कि एक जर्मन महिला थी। और ये जो सेलिब्रेशन यहाँ पे किया गया है, ये लेबर मूवमेंट को लेकर के जनरली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। इसकी सबसे पहली शुरुआत यहाँ पे 1913 में यहाँ पे की गई थी, बाद में ये शिफ्ट हो गया था 8 मार्च को लेकर के, और ये हर साल फिर ये आपका सेलिब्रेट किया जाने लगा। यूएन के द्वारा इसको पहली बार जो सेलिब्रेट किया गया था वो आपका 1975 में ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, और उसी दिन से ये दिवस जो है वो हर साल यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रियों के द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाने लगा है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1975 में पहली बार मनाया गया था। याद रखिएगा, क्वीन ऑन द व्हील जो है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो टूर इनिशिएटिव है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एजुकेशन को एम्पावर करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, किसके लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए, उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है। और ये बेसिकली किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये RAC लिमिटेड के द्वारा ये इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जा रहा है, जो कि एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। ये किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है। जो पार्टनर किसके साथ है, यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ ये बेसिकली पार्टनर्ड है, साझेदारी की है, ताकि एक तरह से एजुकेशन सेक्टर्स को सपोर्ट किया जा सके। और 75,500 बच्चे जो हैं, जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके एजुकेशन सेक्टर में। उसी को लेकर के यहाँ पे ये साझेदारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, तो एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है RAC लिमिटेड, उसी के द्वारा यहाँ पे सिद्धार्थनगर जिले में ये यहाँ पे पहल जो है इसकी शुरुआत की गई है, जो कि 75,500 बच्चे को यहाँ पे क्या किया जाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर को लेकर के। उसी को लेकर के ये आपका बेसिकली न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें आप मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो RAC लिमिटेड है, इसके अंतर्गत यहाँ पे वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस पहल को लेकर के। कितनी वित्तीय सहायता यहाँ पे खर्च होगी एजुकेशन को सपोर्ट करने को लेकर के, तो यहाँ पे 9.91 करोड़ रुपए आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये डेडिकेट करेगा, और यहाँ पे एजुकेशन को सपोर्ट किया जाएगा 75,500 बच्चों को लेकर के सिद्धार्थनगर जिला में, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पे एग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन हुआ है। ये एग्रीमेंट किन किन लोगों के बीच में साइन हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RAC फाउंडेशन आप देख सकते हैं, और यूनिसेड, ये दोनों के बीच में एक समझौता पर यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ है,
ताकि यहाँ पे कोई भी बच्चा जो है शैक्षिक अवसर में किसी भी तरह का वंचित ना रह पाए। उनको हर तरीके से जितने भी बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में, उनको यहाँ पे एक तरह से जितने भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने को लेकर के ये कमिटमेंट को लेकर के ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, बढ़ाना है। अगर कोई भी सरकारी स्कूल है उसमें अगर कोई भी फैसिलिटीज़ कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो हम उसको क्या कर सकेंगे, उसको यहाँ पे उसको फुलफ़िल करने किया जाएगा इस MOA के थ्रू, इस समझौते के थ्रू। और एक तरह से स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो एक तरह से स्मार्ट क्लासेस के थ्रू स्मार्ट लैब भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, ताकि बच्चों को एक तरह से स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके और एक तरह से उनको किसी भी तरह का कोई भी जो बच्चे हैं यहाँ पे सिद्धार्थनगर जिला में वो एजुकेशंस में किसी भी तरह से वंचित ना रह सकें। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स को एम्पावर करने को लेकर के, ताकि मॉडर्न एजुकेशन टूल्स को यहाँ पे हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें और एक तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो इनके थ्रू हम इंक्रीज कर सकें। ठीक है, ये यहाँ पे RSC फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है 12,500 बच्चों को, ताकि एक तरह से 15 करोड़ यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड के थ्रू। एक तरह से कमिट किया जाएगा उनके एजुकेशन और सोशल वेलफेयर को लेकर के, ताकि किसी भी तरह से कोई भी एजुकेशन सेक्टर्स में किसी भी को भी एजुकेशन से कोई भी बच्चे जो है वो सिद्धार्थनगर जिला में वंचित ना रह सके, उसी को लेकर के यहाँ पे ये जो है ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सशस्त्र सेना दिवस द्वारा 15 करोड़ रुपए जो है वे यहाँ पे दिए जाएंगे यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट करने को लेकर के। ठीक है, अब RAC लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आप देख सकते हैं, जिसको RBI के द्वारा क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी आप देख सकते हैं, जो कि फंड प्रोवाइड करेगी इस तरह के इनिशिएटिव को एम्पावर करने के लिए। ये एक क्रूशियल रोल आप यहाँ पे देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे फाइनेंस करने को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे अगर स्ट्रेटेजिक रोल की बात करें RAC को लेकर के, तो ये स्कीम्स जो है ये बेसिकली पावर सेक्टर्स स्कीम के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना आप देख सकते हैं, जिसको सौभाग्य कहते हैं। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड यहाँ पे स्कीम आप देख सकते हैं। तो ये सारे स्कीम्स आपके थ्रू ये RAC लिमिटेड जो है एक तरह से ये कंट्रीब्यूट करता है, ताकि विलेज में हर तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रेटेजिक रोल है RAC लिमिटेड को लेकर के, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो आप पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो रिसेंट में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। ये बेसिकली न्यूज़ आपको गुड़गांव में देखने को मिलेगा। एक फैमिली है जो कि यहाँ पे डिनर करने गई हुई थी। डिनर करने को लेकर के आफ्टर डिनर इनको यहाँ पे माउथ फ्रेशनर प्रोवाइड किया गया था। जैसे ही इन्होंने माउथ फ्रेशनर खाया तो इनके मुंह में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी और इनके मुंह से खून निकलने लगा। ये माउथ फ्रेशनर जो है बेसिकली माउथ फ्रेशनर के बदले इनको क्या दे दिया गया था, ड्राई आइस दे दिया गया था। ड्राई आइस को अगर हम लोग बात करें तो ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये क्या होता है, ये एक तरह से मानव शरीर के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। देख सकते हैं ये जनरली ये जो ड्राई आइस होता है ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट आपका गैस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, क्योंकि ये जनरली लिक्विड में, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको गर्म किया जाता है, तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो ये प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं और ये मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और इसका एप्लीकेशन जो है वो जनरली हॉस्पिटल्स में जनरली किसका यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, फूड्स वगैरह में, इंडस्ट्री के क्लीनिंग्स वगैरह में, यहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। डिनर्स एट गुड़गांव इटरी हॉस्पिटलाइज्ड, अब यहाँ पे ये लोग जो है वो आज के डेट में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसमें दो की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अगले न्यूज़ की बात करें तो मैक्सिको आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिको के आज के डेट में डे जीरो सिनेरियो यहाँ पे घोषित कर दिया गया। डे जीरो सिनेरियो मतलब क्या होता है कि पानी वहाँ पे बस
एक इम्पॉर्टेंट सर्विसेज में ही यूज़ होगा, यानी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए ही यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। उसी को लेकर के ये मैक्सिको जो है वो आज के डेट में न्यूज़ बना हुआ है। यानी पानी की कमी आज के डेट में बहुत ज़्यादा आपको मैक्सिको में देखने को मिल रही है, जिसकी राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। मैप की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा ये देश। यहाँ पे आप मैक्सिको सिटी देख सकते हैं और यहीं पे ये आपको देखने को मिलेगा जीरो डे सिनेरियो। यहाँ पे डे जीरो सिनेरियो यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी छोर में आप देख सकते हैं। बॉर्डर किसके किसके साथ ये शेयर करता है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, बेलीज हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, इन देशों के साथ ये बेसिकली क्या होता है, ग्वाटेमाला हो गया, बेलीजी हो गया, यूएसए हो गया, इनके साथ ये बॉर्डर अपना शेयर कर रहा है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये किन किन वाटर बॉडीज के साथ घिरा हुआ है, तो कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और पैसिफिक ओशन के साथ ये देश जो है बेसिकली घिरा हुआ है। ये एक तरह से क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ये एक तरह से वॉल्केनो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ये क्षेत्र पूरा एक्टिव वॉल्केनो से भरा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। भूकंपीय गतिविधि का ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाईएस्ट पीक की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्केन पिगो डी ओरिजाबा है यहाँ का सबसे ऊंचा हिस्सा। रिवर की बात करें तो रियो ग्रैंड रिवर आप देख सकते हैं, कोलोरेडो रिवर यहाँ पे जो है, ये दो प्रमुख नदियाँ हैं। और डेजर्ट की बात करें तो सोनरन रेगिस्तान यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं मैक्सिको के, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ था। अगला जो न्यूज़ है वो आर्टिकल 32 को लेकर के। आर्टिकल 32 जो है हमारे भारत के संविधान का हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह से रेमेडी प्रोवाइड करता है, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 का यूज़ करके उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे खास करके बोला जा रहा है, अगर कोई फंडामेंटल राइट का अब्यूज़ करता है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25 के तहत, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खास करके बोल दिया गया है, उस केस में अनुच्छेद 32 कोई उपाय नहीं कर सकता है, उस केस में अनुच्छेद 32 का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। 19(1)(a) के तहत कौन सा आर्टिकल बताया गया, देखिए आर्टिकल्स का एक सीरीज़ यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, जो आपके लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का उसका दिख जाएगा, आप लोगों को उसको जा करके गो थ्रू कीजिएगा, हर एक आर्टिकल को डिटेल में, हर एक आर्टिकल को वहाँ पे डिटेल में बताया गया है, हर एक आर्टिकल को बाइलिंगुअल्स में कवर कराया जा रहा है, उसको गो थ्रू कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। और 19(1)(a) की बात कही जा रही है तो एक तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में ये आपको बताता है कि हमें अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्रता यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ये अधिकार हमें देता है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। और अनुच्छेद 25 की बात करें, एक तरह से हमारे धर्म को लेकर के, प्रैक्टिस करने को लेकर के, प्रोपगेशन करने को लेकर के ये आज़ादी हमें यहाँ पे ये अनुच्छेद 25 देता है, ताकि हम अपने धर्म को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, स्वतंत्र रूप से हम इसको अपना सके और इसका प्रचार कर सके, और अंतकरण की स्वतंत्रता को हमें ये गारंटी देता है। और 32 की अगर हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल के अंतर्गत क्षेत्र अधिकार ये देता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे रिट्स भी जारी किए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैबिस कॉर्पस हो गया, मैंडमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्यो वारंटो हो गया, सर्जरी हो गया, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती हैं, ये सारे डायरेक्शंस में रिट्स जारी करने को लेकर के, और ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का उपयोग करके ये सारे रिट्स को जो है वो जारी करता है। तो ये आपका आर्टिकल 32 है, ये ध्यान रख सकते हैं, जो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। तो ये पूरा आज का करेंट अफेयर्स था। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बाकी मॉर्निंग्स में साहस की बैच हो रही है, उसको कवर करते हुए चलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।